और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हेट स्पीच यानी नफरती बयानों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की है और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत है। बड़ी समस्या ये है कि राजनेता धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हेट स्पीच के मामलों में राज्यों की निष्क्रियता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य बेअसर और अशक्त हो गए हैं, समय पर काम नहीं करते। इस असहिष्णुता से हम देश में नंबर 1 नहीं बन सकते। और ये भी कहा साथ में कि गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित रूप से गरिमा को तोड़ा जाता है। कभी हमारे पास नेहरू और वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2018 में मॉब लिंचिंग हेट क्राइम को लेकर पूरा एक डायरेक्शन जारी किया था सभी स्टेट्स के लिए कि किस तरीके से फॉलो होगा, कैसे नोडल अफसर बनेंगे, किस तरह से प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन नहीं हो पाया तो कार्रवाई किस तरीके से करनी है, कार्रवाई के बाद अदालती कार्रवाई यानी ट्रायल किस तरीके से चलाना है, ये तमाम चीज़ें एक गाइडलाइन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था तय कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद ये फॉलो नहीं हुआ, हेट स्पीच हेट क्राइम बढ़ता चला गया। उसके बाद पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए थे। हमने देखा था किस तरीके से हरिद्वार में जो धर्म संसद होने वाली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वहां पर हेट स्पीच हुई तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अदालत में तलब कर लेंगे। तो वहां पर परमिशन नहीं दी गई धर्म संसद की। लेकिन उसके बाद हिमाचल में हुई, उससे पहले दिल्ली में भी हुई थी, बहुत सारी जगह इस तरीके से हेट स्पीच के प्रोग्राम हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, अफसरों से जवाब मांगा। लेकिन हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर पालन ना हो रहा हो तो क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये एक अवमानना याचिका थी जिस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने चिताया है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत है, उसकी शक्तियां हैं, जो वो चेताता है, जो वो चेतावनी देता है, जो धमकाता है, जो समझाता है। इससे आगे बढ़ना सुप्रीम कोर्ट के लिए खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत में हर जगह अपने आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराना उसके लिए इतना संभव नहीं है। लेकिन जितनी कोशिश होती है सुप्रीम कोर्ट की यही रहती है कि कम से कम वो अपने आदेशों का पालन कराने के लिए अफसरों पर दबाव बनाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की तरफ इशारा किया है और वो इशारा राजनीति की तरफ है। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि यहाँ राजनीति ने धर्म को अपने साथ ले लिया है और धर्म के आधार पर राजनीति होती है। राजनीति जो हेट स्पीच है और कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति है। अगर राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो हेट स्पीच रुक जाएगी। ये बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बताया है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था यही है, सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सभी को अपने अंदर समाहित करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी क्षेत्राधिकार में रहकर, अपनी ताकत की, अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन ये सही बात है कि अगर सख्ती नहीं दिखाएंगे, सिर्फ टिप्पणियां करेंगे, तो उसके अदालत के जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके जो आदेशों का असर है वो उस तरह से नहीं देखने को मिलेगा। तो जहां एक इशारा सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वहीं दूसरा इस तरफ एक और इशारा मिल रहा है कुदरत से, जो लगातार मिल रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर। और जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय पर ग्लेशियर के सिकुड़ने और पिघलने की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। ये चेतावनी जल संसाधन मामलों पर संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट में दी है। इसमें 7 फरवरी 2021 की चमोली आपदा का जिक्र करते हुए संसदीय समिति ने एनडीआरएफ के लिए एक एयर फ्लीट तैयार करने की सिफारिश भी की है, जिससे राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ के जवानों को आपदा स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। चलो 7 फरवरी 2021 को चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो अचानक बाढ़ आई थी, उसमें बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में काफी वक्त लगा। यही नहीं, चमोली जैसी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ के पास मलबा हटाने वाले आधुनिक उपकरण तक नहीं हैं। ये राय उस रिपोर्ट की है जो जल संसाधन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को संसद में पेश की है। फरवरी 2021 के चमोली डिजास्टर का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एनडीआरएफ के पास अपना एक अलग एयर फ्लीट होना चाहिए, जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में अगर डिजास्टर होता है तो राहत और बचाव के काम को जल्दी शुरू करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। फिलहाल एनडीआरएफ को डिजास्टर साइट पर पहुंचने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले एयरक्राफ्ट या फिर राज्य सरकारों की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले चॉपर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। एनडीआरएफ में हमेशा एक डेडिकेटेड एयरविंग की आवश्यकता महसूस की गई थी। मुझे याद है
2014 में जब श्रीनगर का फ्लड आया था उस समय ये बातें बहुत ताज़ा थी कि 2013 के केदारनाथ ट्रेजेडी में एनडीआरएफ की टुकड़ी समय से इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, कोई वहां जाने का साधन नहीं था। 2014 में, 2015 में, 2016 में हम लोगों ने महसूस किया और यही कारण था कि एज डीजी एनडीआरएफ मैंने ये अनुरोध किया था भारत सरकार से कि एनडीआरएफ को एक डेडिकेटेड एयर विंग होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एयर विंग होता, उसके पास एक डेडिकेटेड एयर पैसेज होता तो संभवतः एनडीआरएफ की टुकड़ियां समय से तत्काल प्रभाव से उस स्थान पर पहुंच पाती जहां ये डिजास्टर हुआ। मुझे खुशी है कि इस प्रकार की अब बात चल रही है कि एनडीआरएफ को एक डेडिकेटेड एयर विंग दिया जाए ताकि उसकी टुकड़ियां प्रोएक्टिवली होकर और प्री पोजिशन्ड होकर या डिजास्टर होने पर तत्काल वहां पहुंच सके। संसदीय समिति ने आगाह किया है कि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर से हाल के वर्षों में हिम नदियों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय काराकोरम क्षेत्र ग्लोबल औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस की तेज गति से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि होगी और आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। छोटे ग्लेशियर ज्यादा तेजी से सिकुड़ते हैं, इनकी ठीक से निगरानी भी नहीं हो पा रही। हम सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र विश्व के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है। पिघले ग्लेशियर और हिम नदी झील के फटने से खतरे बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमें हिमालय के परीक्षण के लिए इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है, क्योंकि शोध में कहीं न कहीं कमी है। संसदीय समिति ने हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करने की भी सिफारिश की है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य के अधिकार बिल को लेकर निजी डॉक्टरों के साथ अब सरकारी डॉक्टर 24 घंटों के लिए हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी और प्रसूति वार्ड में सेवाएं प्रभावित ना हो, मरीजों को दिक्कतें ना आए। दरअसल राइट टू हेल्थ एक्ट के तहत राजस्थान के हर निवासी को राज्य के किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट में पहले से पेमेंट के बिना ही इमरजेंसी इलाज के साथ फ्री इलाज का लाभ उठाने का अधिकार है। राजस्थान के डॉक्टरों को डर है कि कानून मेडिकल प्रोफेशनल्स विशेष रूप से प्राइवेट डॉक्टरों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनका मानना है कि इस कानून से लोगों को फायदा कम होगा और प्राइवेट अस्पतालों के लिए बोझ बढ़ जाएगा। मथुरा से आए प्रदीप की मां का इलाज 40 दिन से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने 10 दिन बाद रिपोर्ट दिखाने को कहा था, लेकिन अब रिपोर्ट देखने वाला कोई नहीं है। मैं कम से कम 40 दिन हो गए और ये माताजी हैं हमारी, उनके थायराइड है या पता नहीं क्या है, इनका इलाज चल रहा है। ये 10 दिन पहले हमारी छुट्टी कर दी थी यहाँ से और अब रिपोर्ट आई है तो अब डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें। डॉक्टर ये बोल रहे सर कि रिपोर्ट आ जाए तो आप रिपोर्ट के साथ में आ जाना, लेके आना। अब रिपोर्ट ही नहीं, मैं डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, क्या करें। तो रिपोर्ट नहीं मिली पहले तो हड़ताल की वजह से, पहले तो रिपोर्ट नहीं मिली हड़ताल की, फिर आज मिली रिपोर्ट, कल मिली थी। तो हम मम्मी को लेके आए, यहाँ पे बुलाया था डॉक्टर ने कि लेके आना, तो अभी मम्मी को लेके आए। सांस वास ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे बैठे हैं। अब डॉक्टर है नहीं है, हड़ताल की वजह से बहुत परेशानी मिल रही है यहाँ पे। वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने निजी डॉक्टरों से अपील की है कि वो काम पर लौटें। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल वापस नहीं होगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। क्या ओथ है उनकी, उस चीज को याद करना चाहिए कि ओथ क्या ली है, ओथ को भूल रहे हैं। लोगों की जिस तरह उन्होंने काम बंद कर रखा है, ये अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से उनको काम पर लौटना चाहिए। हमारी अपील है उनसे, व्यक्तिगत तौर पर सरकार की अपील है वो काम पर लौटे। उनकी कोई बात होगी तो जो भी उनके सुझाव है उनको सरकार निश्चित रूप से मानेगी। और उनकी ये जो बात है हरधर्मिता वापस ले, वो बिल वापस नहीं होगा।
सरकारी डॉक्टर्स को हमने अवकाश सबका निरस्त कर दिया, किसी का अवकाश मान्य नहीं है। कोई जाएगा तो निश्चित रूप से परिणाम भुगतेगा। आरटीएच बिल के विरोध में चल रही हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और रोजाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.73% हो गया है, जबकि देश में फिलहाल 24 घंटे के दौरान 13,500 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो कोरोना के मामलों में यहां पर भी उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 300 नए मरीज सामने आए हैं और 2 मरीजों की जान भी गई है, जो चिंता पैदा करने वाली है। कोरोना संक्रमण दर 14% के करीब पहुंच गई है। उधर महाराष्ट्र में भी मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉक्टरों का यही कहना है कि देश भर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में अब लापरवाही भी ना बढ़ती जाए। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। देखिए, यहाँ पर 2-3 चीजें समझनी बहुत जरूरी, जो हमने शुरुआत से बात की है जब से कोविड शुरू हुआ था। और कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। जब वायरस एक बार दाखिल हो जाता है तो बीमार करता रहेगा लोगों को, तो इम्यूनिटी अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। और जो वैक्सीन को लेकर जो बात कही गई है या जो सरकार ने पैमाने तय किए हैं उसके हिसाब से वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तो आने वाले अगले 4-5 साल में भी मामले कुछ न कुछ रिपोर्ट होते रहेंगे देश के अलग अलग कोने से, तो ये चिंता की बात नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है, जो कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर हैं या जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि मामले आते रहेंगे, मामलों से चिंता नहीं पैदा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा हमें इस बात को देखना है कि कहीं हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मॉर्टेलिटी तो नहीं बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद तो नहीं बढ़ रही है, वो हमें देखना जरूरी है। लेकिन इस बीच में आग्रह और गुजारिश लोगों से भी की गई कि सिम्टम या लक्षण अगर कुछ उस तरीके के दिखें तो आप उससे परहेज ना करें कि डॉक्टर से दिखवाएं या टेस्ट करें, वो जरूर आप सावधानी बरतें। और इस बीच में अगर मामले ज्यादा आ रहे हैं, 2000 का आंकड़ा पार कर गया है पूरे देश भर में। आपने 2 राज्यों के बारे में स्थिति बताई, 2000 से ज्यादा मामले हैं। 1800-1900 के आसपास मामला रह रहा है, कल 2000 के आसपास मामले थे पूरे देश भर में, उससे ज्यादा थे, 2100 के आसपास थे। तो ये मामले इस बात को लेकर ज्यादा इस बीच में बढ़ रहे हैं कि ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी के जो मरीज, जो आपने कहा कि फ्लू के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग गवर्नमेंट सेटअप में बढ़ाने की बात कही गई है। वो टेस्टिंग बढ़ाई गई है तो इसलिए क्योंकि सिम्टम एक जैसा है तो उसमें कोरोना के मरीज भी पकड़ में आ रहे हैं, तो ये बड़ी वजह है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बतानी जरूरी है कि इस टेस्टिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्यों से आग्रह तो किया गया था कि टेस्टिंग बढ़ाएं, जहां जहां पे ज्यादा मामले रिपोर्ट है वहां RT-PCR ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और उसी RT-PCR को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना जरूरी है, ताकि हम ये समझ पाए कि वायरस आकार प्रकार व्यवहार तो नहीं बदल रहा, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं या वेरिएंट कहते हैं। जो RT-PCR पॉजिटिव हो रहे हैं, जो सैंपल RT-PCR पॉजिटिव है राज्यों में, वो कहा गया है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजिए। और XBB.1.16 जो ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है, वो अभी फिलहाल चिंता पैदा कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज और है जिसकी वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत सतर्क है कि उसके बारे में ये तो पता है कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, लेकिन ये गंभीर कितना कर रहा है इसके बारे में फिलहाल आकलन का दौर ही चल रहा है XBB.1.6 को लेकर। हॉस्पिटलाइजेशन जो बढ़ने की बात कह रहे हैं, कुछ जगहों पे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना भी शुरू हुआ है, तो उसी को आधार बनाकर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, कितने लोग मरीज एडमिट हो रहे हैं, तो उससे ये पता चल पाएगा कि XBB.1.16 जो है, जो ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है, वो कितना बीमार कर रहा है लोगों को, किस हद तक बीमार कर रहा है। तो इसका आकलन फिलहाल चल रहा है और यही वजह है कि देश भर के अस्पतालों में 10-11 अप्रैल को जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा, ताकि हम अपनी व्यवस्था को पहचान सके, समझ सके कि कितने तैयार हैं। और कोविड मामलों के बढ़े आंकड़े तो लगातार रिपोर्ट हो ही रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं अस्पतालों के ICU में भर्ती हुए कोविड पॉजिटिव युवा और बच्चों की रिपोर्ट। पूरी मुंबई में 52 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उनमें से 63% ऑक्सीजन पर है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। 9 साल का ये बच्चा बीते रविवार को पेट दर्द से परेशान था। मुंबई के KJ सोमैया अस्पताल में भर्ती हुआ, जांच हुई तो कोविड पॉजिटिव पाया गया। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि ये एक जटिल केस है। इसके सारे रिपोर्ट जैसे CRP अराउंड 177 है, WBC काउंट 20,000 के ऊपर है, हाईली इन्फेक्टिव है, साथ में उसका कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है, D डाइमर भी उसका मोर देन 12,000 है। ऐसे में खून के थक्के जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस रहते हैं।
ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। केजे सुमैया अस्पताल में कोविड जैसे लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज चल रहा है। टेस्टिंग बाकी है, इसलिए इन्हें कोविड पॉजिटिव की श्रेणी में नहीं गिन रहे। डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ में आ रहे हैं, लाइक पेन इन एब्डोमेन, कुछ को कफ कोल्ड है, तो जिन बच्चों को एडमिशन लग रहा है उन्हीं का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में उनका कुछ बच्चों का कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है हमारे पास में। लाइक रिसेंटली उनको इन्फेक्शन होकर गया रहेगा, लाइक 1 मंथ के ड्यूरेशन में। ये 7 हिल्स अस्पताल का कोविड वार्ड है। शहर के सबसे ज्यादा 36 कोविड मरीज यहीं भर्ती हैं। इनमें से 5 आईसीयू में हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती 36 साल के ये नौकरी पेशा युवक करीब 10 दिन पहले बीमार पड़े थे। कमजोरी से तकलीफ शुरू हुई, कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने में इतनी देरी कर दी कि अब वेंटिलेटर पर हैं। हालत नाजुक बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात है कि इन्हें कोविड के लक्षण के अलावा कोई दूसरी बीमारी या मेडिकल हिस्ट्री नहीं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो क्या कोविड का नया रूप स्वस्थ युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है? ये पेशेंट जब आया था हमारे पास, वो टाइम में जनरल वीकनेस का कंप्लेंट्स लेके आए थे। कोविड टेस्ट पॉजिटिव था, वो बेसिस पे हमने एडमिशन किया उनका। जब भी बाकी का सभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना चालू हुआ, वो टाइम पे समझ में आया कि काफ़ी लेट ये यहाँ पे आए। तो HRCT से लेके बाकी सब चीज़ें, चेस्ट एक्सरे से लेके बाकी सब चीज़ों में डेफिनेटली काफ़ी सारा इन्फेक्शन हमको दिखने मिला। वही दिक्कत है जो पहले भी हो रहा था कि people are reacting little bit late, and that is why even to get the treatment and again come back to the normal life, it is taking time. He is vaccinated and everything, so nothing as such health issues. Even when he came, he was थोड़ा सा weakness था, but yes, he was very in good condition. इतना भी bad condition नहीं था। अभी इनकी क्या कंडीशन है? कंडीशन अभी बैड है, वेंटिलेटर पे ही है। सो जब तक वेंटिलेटर से पूरी तरह से आउट नहीं होता, डेफिनेटली थोड़ा सा डेंजर साइड पे हम बोलेंगे इनको। मुंबई में एक्टिव कोविड मरीज बीते 1 हफ्ते में दोगुना हुए हैं। शहर में फिलहाल 663 एक्टिव कोविड मरीज हैं। 1 मार्च को जहां सिर्फ 1 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं मार्च के आखिर में 52 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। और इन 52 भर्ती मरीजों में से 33 यानी कि 63% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र में 230 मरीज XBB.1.16 वेरिएंट के मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से राज्य में 3 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के नए रूप के असर को हेल्थ विभाग स्टडी करने में जुटा हुआ है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई। भारत में 1952 के बाद पहली बार चीतों का जन्म हुआ है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता शियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। पिछले साल नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन नन्हे शावकों की फोटो ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नन्हे मेहमानों के आने का अप्रतिम आनंद। अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। और चैत्र नवरात्र आज समाप्त हो रहे हैं। आज रामनवमी है और इस खास मौके पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर बात करें अयोध्या की, तो पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोग सुबह से ही मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और आज खासकर अभिषेक भी किए जा रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही और पूजा अर्चना करके लोग भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर भी मंदिरों को सजाया गया है और 9 दिनों तक लगातार
कई लोग ऐसे होते हैं जो उपवास भी रखते हैं चैत्र नवरात्र में, पूजा अर्चना करते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है।